तो आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल की तह तक जाने वाले हैं, आस्था और तर्क। देखिए, जब भी इस्लाम और नास्तिकता जैसे विषयों पर चर्चा होती है तो अक्सर बातचीत कहीं नहीं पहुंचती। ऐसा क्यों होता है? वो कौन सी बुनियाद है जिस पर सब लोग सहमत हों ताकि कोई नतीजा निकल सके? चलिए पता लगाते हैं। ये जो पूरी बातचीत है ये किसी बहस से शुरू नहीं होती, बल्कि सत्य की खोज में एक इंसान के सफर को समझने के न्योते से शुरू होती है। तो हम अक्सर टकराव नहीं बल्कि एक ईमानदार और सच्ची पूछताछ के लिए जमीन तैयार करना है। यही तो असली मुद्दा है ना, कि अगर कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं है तो बहस, खासकर मजहब जैसे टॉपिक पर, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी बातचीत के खेल के नियम तय करना इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बिना है इस्तेदलाल। इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी इमारत की नींव है। अगर नींव ही मजबूत ना हो या सब लोग उस पर सहमत ही ना हो तो उस पर बनी कोई भी बहस की इमारत ढह जाएगी। सिंपल सी बात है, पहले नियम तय करने होंगे। इतिहास में देखें तो लोगों ने अपने तर्कों के लिए अलग अलग बुनियादें इस्तेमाल की हैं, लेकिन उनमें से कई में कुछ ना कुछ कमी है। तो चलिए ऐसे ही 4 आम लेकिन अधूरे तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। पहला तरीका जो अक्सर फेल हो जाता है वो है जो हकीकत पर नहीं बल्कि सिर्फ कल्पना पर टिका होता है। जैसे कि पुरानी कहानियां, किस्से कहानियां, अंधविश्वास या देवमालाएं। अब ये चीज़ें अपने आप में बहुत पावरफुल हो सकती हैं, लेकिन सच को साबित करने के लिए ये कोई भरोसेमंद बुनियाद नहीं है। दूसरा तरीका उन चीज़ों पर आधारित है जो हो तो सकती हैं, मतलब थियोरेटिकली पॉसिबल हैं, पर वो साबित हुए फैक्ट्स नहीं हैं। मिसाल के तौर पर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बिग बैंग थ्योरी या मल्टीवर्स का आइडिया, ये सब बहुत मजबूत संभावनाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये संभावना के दायरे में ही रहती हैं। हर किसी के लिए ये एक पुख्ता, साबित हो चुकी हकीकत नहीं है। तीसरा तरीका जो डिबेट्स में बहुत आम है वो है सामने वाले की ही किताबों या मान्यताओं को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। जैसे कि ये कहना, एक मुसलमान होने के नाते आपको ये तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि कुरान में ऐसा लिखा है। अब ये बात तभी काम करेगी जब सामने वाला भी कुरान को एक अथॉरिटी मानता हो। ये कोई यूनिवर्सल बेस नहीं है, है ना? इसमें सब लोग शामिल नहीं हो सकते। और चौथा तरीका जो फिलॉसफी में काफ़ी यूज़ होता है वो है ऐसे आइडियाज़ पर बहस करना जिनका हमारी असल जिंदगी, हमारी असल दुनिया से कोई सीधा ताल्लुक नहीं होता। जैसे सुकरात या प्लेटो का लॉजिक, या फिर ज़रूरी वजूद और मुमकिन वजूद जैसी बहसों में उलझे रहना। मतलब ये बहसें दिमागी तौर पर तो बहुत दिलचस्प हो सकती हैं, लेकिन ये उस असलियत से कट जाती हैं जिसे हम सब महसूस करते हैं, जिसे हम सब जीते हैं। तो मुद्दा ये है, इन चारों तरीकों में एक बहुत बड़ी खामी है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सब पर लागू नहीं होते। तो सवाल उठता है कि अगर ये आम तरीके काम के नहीं हैं तो फिर बेहतर रास्ता क्या है? एक ऐसी बुनियाद जिस पर हर कोई खड़ा हो सके, चाहे वो कुछ भी मानता हो। और यहीं से हम एक नए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी नींव जो किसी की मान्यता पर नहीं बल्कि उन सच्चाइयों पर टिकी है जिन्हें हम सब इंसान होने के नाते सच मानते हैं। और इसे कहते हैं इल्मो अक्ल के मुसल्लमात, मतलब ज्ञान और तर्क की वो बुनियादें जो सेल्फ एविडेंट हैं। ऐसी सच्चाइयां जिन्हें कोई भी सही दिमाग वाला इंसान मानेगा ही मानेगा। इन्हें साबित करने के लिए किसी बाहरी सबूत की जरूरत नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स हैं क्या? इन्हें समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि हम किसी भी चीज को जानते कैसे हैं। देखिए, इंसान का सारा ज्ञान, सारी नॉलेज मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है हमारी अंदर की दुनिया, हमारे ख्याल, हमारी भावनाएं, हमारा एहसास। और दूसरी है बाहर की दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स, एटम से लेकर गैलेक्सी तक। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों दुनियाएं हमारे सामने 2 तरह से आती हैं। एक है शय, यानी कोई चीज, जैसे मेज, तारा या इंसान। और दूसरी है कुव्वत, यानी उस चीज की ताकत या उसका काम, जैसे जलना, हिलना, सोचना। और देखिए, ये हकीकत दुनिया की हर जबान में दिखती है, जो नाउन्स यानी संज्ञा और वर्ब्स यानी क्रिया पर ही तो टिकी है। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले हैं हमारी हवास यानी इंद्रियां। ये ज्ञान के दरवाजे हैं, चाहे वो बाहरी दुनिया को देखें या अंदरूनी एहसास को महसूस करें। फिर आती है अक्ल यानी हमारी बुद्धि, जो इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक समझ बनाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है वो सच्चाइयां जो सेल्फ एविडेंट हैं, जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता।
तो इस पूरे प्रोसेस से हमें वो मजबूत बुनियाद मिलती है, वो अनडिनाइबल फैक्ट्स मिलते हैं जो हमारी बातचीत का शुरुआती बिंदु होंगे। एक फारसी कहावत है, आफताब आमद दलील आफताब, मतलब सूरज का निकल आना ही सूरज के होने का सबूत है। उसे किसी और सबूत की जरूरत नहीं, बस यही हैं वो अस्तित्वगत सच्चाइयां। ये मेज दिख रही है तो यही इसके होने का सबूत है। ये सेल्फ एविडेंट है, और यही ज्ञान और तर्क का सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम है। तो अब जब ये बुनियाद तय हो गई है, एक ऐसी बुनियाद जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स पर टिकी है, तो अब सवाल ये है कि इस पर क्या बनाया जा सकता है। ये वो स्टार्टिंग लाइन है जिस पर सबको सहमत होना होगा, तभी जाके हम आस्था, तर्क और वजूद जैसे बड़े सवालों पर एक सही और नतीजा देने वाली बातचीत शुरू कर सकते हैं।